ये कहानी है ममता बनर्जी की। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहने उस महिला की जिसके पास ना तो कोई बड़ा नाम था, ना सत्ता तक पहुंचने कोई शॉर्टकट, लेकिन जिद ऐसी कि उसने सड़कों से उठकर 34 साल पुरानी सत्ता की दीवारें गिरा दी। वो चेहरा जिसे आप या तो पूरी तरह मानते हैं, पसंद करते हैं, या फिर सिरे से नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ बीच का रास्ता बना ही नहीं है। कालीघाट की तंगलियों से निकली ये कहानी सिर्फ राजनीति में आने की नहीं है, बल्कि सीधे सत्ता से टकराने की है, जहां पर इस महिला को हर चोट ने खतरनाक बनाया, हर हमले ने उन्हें और अधिक, लाठियां पड़ी, खून बहाया, लेकिन हर बार एक ही जवाब, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। धीरे धीरे सादगी सबसे बड़ी ताकत बनती गई, सफेद साड़ी एक पहचान बनती गई, एक संदेश बनती गई, हवाई चप्पल एक ऐलान बन गया कि ये नेता जमीन से उठी है और जमीन पर खड़ी रहेगी। और फिर एक दिन वही सफेद साड़ी, सफेद चप्पल तेवर बनता है और 3 दशकों के राजनीतिक ढांचे को ढहा देता है। उस राज्य में वामपंथ को खत्म कर देता है जहां पर वो अपने आप में अजय था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है, क्योंकि जीत के बाद सवाल बढ़ जाते हैं कि क्या जिस सिस्टम को चुनौती देकर ममता सत्ता बदल पाई, अब उसी सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन गई, नई शक्ल तो नहीं बन गई? क्या वो जो मां माटी मानुष एक वादा था, कहीं वो राजनीतिक रणनीति तो नहीं बन गई? कालीघाट से उठी ये कहानी फिलहाल बंगाल से निकलकर देश की राजनीति के भी केंद्र में है, जहां पर यह महिला नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे ताकतवर जोड़ियों को सीधे चुनौतियां दे रही है, बिना आवाज बदले, बिना कदम पीछे किए। लेकिन ममता बनर्जी कहानी को समझने के लिए हमें वापस चलना होगा, वहां पर जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, उस कालीघाट में, जहां एक साधारण लड़की ने पहली बार यह तय किया था कि वो सिर्फ सियासत नहीं करेगी, राजनीति को पश्चिम बंगाल में बदल कर रख देगी, पश्चिम बंगाल की पहचान बन जाएगी। यह कहानी है ममता बनर्जी की। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम आपको ममता बनर्जी के वो अनसुने किस्से सुनाएंगे, जेपी कार के बोनट पर चढ़ने का पूरा सच बताएंगे, सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को धूल चटाने की कहानी सुनाएंगे, हजरा जंक्शन पर उन पर हमले का राज बताएंगे, आपको बताएंगे कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन्म हुआ था तृणमूल कांग्रेस का, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालू यादव के साथ उनके यादगार पलों को बताएंगे, सिंघूर से लेकर नंदीग्राम से सत्ता के शिखर तक का सफर समझाएंगे, और साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाले का स्या पक्ष भी दिखाएंगे। साथ में 2026 के चुनावी आर पार के मुकाबले की पूरी इनसाइड स्टोरी जो है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत कालीघाट से, क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति को समझने के लिए आपको 1955 के वीरभूम और कोलकाता के कालीघाट की तंगलियों में जाना पड़ेगा, वो जगह जहां पर ममता बनर्जी का बचपन बीता। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी साल 1955 को हुआ। उनके पिता प्रमलेश्वर बनर्जी एक साधारण कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। घर में पैसा कम था, लेकिन चर्चाएं हमेशा देश की सियासत पर होती थी। ममता जिस समय बड़ी हो रही थी, बंगाल एक बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था। ताशकंद में बनी पार्टी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सड़कों पर थी, और दूसरी तरफ किसान और मजदूर हथियार उठाने को तैयार दिखाई दे रहे थे। अगर आप कम्युनिस्ट आंदोलन की उभार और नक्सलवाद के उदय की कहानी जानना चाहते हैं तो फिर एक और एपिसोड हम आपके लाने वाले हैं, जहां पर हम आपको वामपंथ के उदय और वामपंथ के अंत के बारे में बताएंगे। लेकिन आज की कहानी जो है वो कहानी है ममता को लेकर। ममता के बचपन का एक और बड़ा रोचक हिस्सा है जो उनकी पढ़ाई से जुड़ा है। वो हिस्सा है कि ममता के घर में बिजली नहीं थी और जगह इतनी कम थी कि शांति से पढ़ना भी मुश्किल था। ममता अक्सर अपने घर की टिन वाली छत यानी शेड पर चढ़कर लालटेन की रोशनी पढ़ाई करती। पड़ोसी आज भी याद करते हैं कि कालीघाट की उन अंधेरी रातों में छत पर जलती हुई वो एक अकेली रोशनी इस बात का संकेत थी कि लड़की कुछ बड़ा कर सकती है। 5 जनवरी 1972 को ममता ने अपना 17वां जन्मदिन मनाया, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। ठीक अगले महीने 9 फरवरी को उनके पिता का निधन हो जाता है। ममता पिता की मौत से परेशान हो गई। पिता की मौत की वजह पेट का अल्सर और सही इलाज न मिल पाना था, और यह एक ऐसा घाव था जिसने ममता को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया।
परिवार ने रामपुर हाट में मौजूद अपनी 12 बीघा जमीन बेच दी ताकि उससे मिले पैसों से ममता के बड़े भाई अजीत बनर्जी अपना कारोबार शुरू कर पाए। लेकिन ममता ने पढ़ाई और राजनीति का कठिन रास्ता चुना। वो सुबह 3:30 बजे उठती, अपने भाइयों, बहन और मां के लिए खाना बनाती और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती। यहीं पर वो छात्र परिषद से जुड़ी और कम्युनिस्टों से उनका सीधा टकराना शुरू हुआ। उनके साथ पार्थ रॉय चौधरी, रणजीत घोष, राणा दा और दिलीप मजूमदार जैसे बड़े नेता थे जिन्होंने उन्हें राजनीति के शुरुआती गुर सिखाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कॉलेज की राजनीति उन्हें देश के सबसे बड़े आंदोलन के बीच भी ले जाने वाली थी। हां जी, वो दौर इमरजेंसी का चल रहा था और इमरजेंसी के उस दौर में ममता के भीतर की उस नेत्री को दुनिया के सामने ला दिया जो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की तो राजनीति दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो लोग जो इंदिरा गांधी के साथ थे और दूसरी तरफ वो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे। विरोध का सबसे बड़ा चेहरा थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से लोग जेपी कहते थे। जेपी को देश के बहुत बड़े हिस्सों से सपोर्ट मिल रहा था। आज के दौर में यूपी बिहार के ज्यादातर बड़े नेता जेपी के ही शिष्य हैं। वो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे ताकि इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन को मजबूत कर सके। और इसी क्रम में 25 अगस्त साल 1975 को जेपी कोलकाता पहुंचते हैं। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर राय, जो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। उन्होंने तय किया कि जेपी को बंगाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। जेपी का काफिला जैसे ही शहर के भीतर दाखिल हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। जेपी का काफिला बढ़ता जा रहा था और 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्हें दिखाई पड़ा कि सड़क के बीचों बीच एक 20-21 साल की लड़की सफेद साड़ी पहनकर खड़ी है। वो युवती तमतमाती आंखों से जेपी कार घूर रही थी। जेपी गाड़ी जैसे ही पास आई, ममता और उसके साथियों ने गाड़ी के बोनट पर जोर जोर से हाथ मारा, रोकने की कोशिश की। चारों तरफ शोर था, नारेबाजी हो रही थी। तभी वो युवा महिला जेपी कार के सामने लेट गई। काफिला पूरी तरह रुका। इसके बाद ममता उठी और जेपी की सफेद एम्बेसडर कार के बोनट पर चढ़ गई और वहां खड़े होकर जबरदस्त तरीके से नारे लगाए, जबरदस्त भाषण दिए। यह कहा जाता है कि उस वक्त ममता बनर्जी की आक्रामकता और निडरता को देखकर हर कोई हैरान हो गया था। कार के अंदर बैठे जेपी ये सारा दृश्य देख रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक विरोध नहीं था बल्कि दिल्ली की सत्ता को दिखाया गया एक ट्रेलर था। इस घटना के बाद ममता बनर्जी की तस्वीरें दिल्ली तक पहुंची और कांग्रेस में उनका दबदबा बढ़ने लगा। जेपी को रोकने वाली निडरता, आक्रामकता उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री बदले और ममता के सामने एक नया लक्ष्य खड़ा हुआ। दरअसल जेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली ममता बंगाल की राजनीति का उभरता हुआ सितारा बन चुकी थी। मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म होती है और चुनाव के बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब मोरारजी कलकत्ता पहुंचे तो पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने का पूरा इंतजाम किया था। पुलिस के पास सभी बड़े नेताओं की लिस्ट थी और वो 2 साल पहले वाला जेपी कांड भूले नहीं थे। इसलिए उनका पूरा प्लान था कि कांग्रेस के लोगों को सफल ना होने दिया जाए। जिस दिन मोरारजी कलकत्ता पहुंचे तो छात्र परिषद के लोग काला झंडा लेकर रवाना होने लगे। लेकिन पुलिस ने सबको पहले ही चिन्हित कर रखा था और सभी को रोकना शुरू कर दिया गया। लेकिन पुलिस से यहीं पर एक बड़ी चूक हुई। ममता बनर्जी का नाम तो वो जानते थे, पर उनका चेहरा अभी उनके दिमाग में सही से फिट नहीं हुआ था। ममता ने इसी बात का फायदा उठाया और आम लोगों की भीड़ के बीच से पुलिस को चकमा देकर प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक सामने पहुंची। ममता ने सीधे प्रधानमंत्री गाड़ी के सामने काला झंडा लहराया। इस घटना ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि ये लड़की किसी से डरती नहीं। 1979 यानी साल 1979 में ममता को बंगाल कांग्रेस आई का महासचिव बना दिया गया। इसके बाद वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महिला विंग और साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में भी बड़े पदों पर रही। सड़कों पर पुलिस से भिड़ने वाली ये नेता अब एक बड़ी चुनावी जंग के लिए तैयार थी। उनकी यही बेबाकी और सीधी टक्कर लेने का स्वभाव उन्हें सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज के सामने ले आई। जाधवपुर की वो सीट जो सीपीएम का गढ़ मानी जा रही थी, वहां ममता ने जो करके दिखाया उसे आज भी राजनीतिक दुनिया में एक चमत्कार की तरह देखा जा सकता है। आप खुद सोचिए, एक 29 साल की लड़की राजनीति के उस समय के भीष्म पितामह को हरा देगी, जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। क्या यह संभव था? लेकिन यही ममता ने किया। जायंट किलर बनकर ममता ने इतिहास रच दिया।
साल 1984 का लोकसभा चुनाव ममता के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। कांग्रेस को जाधवपुर सीट पर एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी को टक्कर दे सके। सोमनाथ चटर्जी 2 बार से वहां से जीत रहे थे और वो सीट लंबे समय से सीपीएम में खाते में थी। उसी समय बंगाल कांग्रेस की कमान प्रणब मुखर्जी के पास गई। राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी से मदद मांगी और एक सही नाम ढूंढने कहा। प्रणब मुखर्जी ने सुब्रत मुखर्जी से बात की और फिर ममता बनर्जी का नाम सुझा दिया गया। ममता को चुनाव लड़ाने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। एक, अगर वो सोमनाथ चटर्जी को हरा देंगी तो कहने को हो जाएगा कि देखो चटर्जी एक नई नवेली लड़की से हार गए। और दूसरा, अगर वो खुद हार जाती ममता तो भी कहने को होता कि अरे देखो चटर्जी किसको हरा के खुश हो रहे, नई लड़की तो थी। ममता ने अपनी सादगी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। रबर की चप्पल पहनी, सफेद साड़ी लपेटी और घर घर जाकर वोट मांगना शुरू कर दिया। सफेद साड़ी और रबर की चप्पल पहने एक लड़की वोट मांग रही थी तो लोगों ने उसे ध्यान से सुना। उधर सोमनाथ चटर्जी ने चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया। वे अपने आप एक श्रेष्ठता बोध में भरे हुए थे, ममता को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा कि एक युवा लड़की का उनके सामने खड़ा होना अपने आप में अपमान जैसा है और ममता पूरे चुनाव में यही बात कहती रही। वो कहती रही कि सोमनाथ मेरे मामा हैं, वो नहीं चाहते मैं जीतूं। लेकिन जब नतीजे आए तो दुनिया हैरान थी क्योंकि ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को लगभग 20,000 वोटों से हरा दिया था। उस वक्त वो देश की सबसे युवा सांसद बनी। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि वो हमेशा सूती साड़ी हवाई चप्पल में क्यों रहती हैं। इसके पीछे एक रोचक राज है। ममता बनर्जी केवल धनिये खली साड़ियां पहनती हैं जो बंगाल के बुनकरों द्वारा बनाई जाती है। इस सादगी ने ही ममता बनर्जी को वो ताकत और हिम्मत दी कि वो बंगाल में कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। सड़कों पर खून बहाने से भी नहीं डरी। लेकिन इस जीत की कीमत उन्हें अपने जिस्म पर गहरी चोट खाने से भी गुजारनी पड़ती। और वो साल था 1990 जब ममता बनर्जी पर हमला हुआ। दरअसल पश्चिम बंगाल के जाधवपुर की जीत ने ममता बनर्जी को बंगाल में एक बड़ा नेता बना दिया। ऐसी नेता जो अब राजीव गांधी की नजरों में भी आ चुकी थी। अगस्त 1990 में जब बंगाल की ज्योति बसु सरकार ने बस और ट्राम का किराया बढ़ाया तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ बंद बुला दिया। अब इसकी एक थोड़ी बैक स्टोरी सुनाते हैं आपको, शायद आप ना जानते हो आप में से कई लोग। दरअसल साल 1953 में कोलकाता ट्रमवेश कंपनी ने ट्राम के फेयर में बढ़ोतरी की थी 1 पैसे की और यहीं पर लेफ्ट को मौका मिला था। तब ज्योति बसु समेत पूरा लेफ्ट सड़कों पर आया था। लेकिन 38 सालों पहले जिस काम के खिलाफ बसु सड़कों पर उतरे थे, इस बार यही काम वो खुद कर रहे थे क्योंकि 38 साल हो चुके थे। यहीं पर अगस्त 1990 में बंगाल में बस और ट्राम के भाड़े में बढ़ोतरी का जब ऐलान हुआ तो 16 अगस्त को ममता कोलकाता के हजरा जंक्शन पर एक मार्च निकाल रही थी। लेकिन वहां पर सीपीएम मजबूत थी। सीपीएम के समर्थकों की एक भीड़ वहां पहुंची जो बंद का विरोध कर रही थी। वहां पर कई फोटो जर्नलिस्ट मौजूद थे और एक फोटो जर्नलिस्ट की माने तो जो कुछ देखा वो भयावह था। सीपीएम की ओर से आई महिलाओं ने चिल्लाया, ओके मरे दे, यानी उस औरत को मार डालो। इसके तुरंत बाद ममता को घेरा गया और एक आदमी ने लोहे की रॉड से सीधे उनके सिर पर हमला कर दिया। हमला करने वाले का नाम लालू आलम बताया गया। उसकी कमर में तमंचा भी रखा था। रॉड ममता के सिर पर पूरी तेजी के साथ पड़ा और वो खून से लथपथ हो गई। ममता अपने होश को संभाल रही थी कि अचानक से एक कार्यकर्ता और नजदीक आया और हाथ से फिर लोहे की रॉड निकाली और इस बार पूरी ताकत से फिर ममता के सिर पर वार किया। अधमरी हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। अफवाह फैल गई थी कि ममता अब नहीं रही। जब होश आया, अपने बारे में खबर सुनी तो मुस्कुराते हुए कहा कि यमराज ने मुझे इसलिए वापस भेजा है क्योंकि उन्हें लगा होगा कि मैं वहां भी हड़ताल कर दूंगी। इसके बाद गुस्से में सीपीएम कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। इसी गुस्से और कसम ने उस पार्टी को जन्म दिया जिसने आगे चलकर बंगाल का इतिहास बदल दिया। हजरा के मामले ने ममता को एक बात साफ कर दिया था कि अगर बंगाल में राज करना है तो अपनी फौज खुद बनानी होगी। साल 1991 में जब लोकसभा चुनाव जीत कर पहुंची तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ फ्रेंडली मैच खेल रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता सुमेन मित्र जैसे लोग लेफ्ट पार्टियों के प्रति काफी नरम थे। ममता इसके सख्त खिलाफ थी क्योंकि उनके लिए लेफ्ट का मतलब केवल दुश्मन था। उनके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं था। 1993 में इस नाफरमानी की वजह से उनके पोर्टफोलियो छीन लिए गए। 1996 के चुनाव में जब ममता की पसंद के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उनकी नाराजगी और बढ़ गई।
साल 1997 में सोनिया गांधी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता झुकने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि पार्टी की लीडरशिप में बदलाव हो और सीताराम केसरी जैसे उदार नेताओं को किनारे लगाया जाए, जिनकी वजह से लेफ्ट को बंगाल की पॉलिटिक्स में एज मिला हुआ है। 9 अगस्त साल 1997 को उन्होंने ब्रिगेड ग्राउंड में रैली की और कांग्रेस से दूरी जाहिर की। 1 जनवरी साल 1998 को दिल्ली में अजीत पांजा के घर पर अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस। इस नाम का अर्थ सीधा था घास की जड़ें। ममता का संदेश साफ था कि उनकी राजनीति महलों से नहीं बल्कि जमीन की जड़ों से जुड़ी होगी। उसी दिन उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। साल 1998 और 1999 के चुनाव में उनकी नई पार्टी ने 7 और 8 सीटें जीती। ममता ने इस बार एनडीए को समर्थन किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो रेल मंत्री बनी और यहीं से वो दौर शुरू हुआ जब ममता ने बंगाल के लिए दिल्ली की तिजोरियां खोली। लेकिन दिल्ली की सत्ता के बीच ममता का एक और रिश्ता था जो राजनीति से ऊपर था, और वो कहानी थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। दिल्ली की राजनीति में ममता एक ऐसी मंत्री थी जो अपनी शर्तों पर काम करती, लेकिन अटल जी के सामने वो हमेशा एक जिद्दी पर प्यारी बेटी की तरह रही। अटल बिहारी वाजपेयी ममता को बहुत मानते थे। एक बार जब वाजपेयी जी उनके घर कालीघाट पहुंचे तो ममता ने खुद अपने हाथों से ली उनके लिए बंगाल का मशहूर आलू पोस्तो और लुच्ची बनाई थी। वाजपेयी जी उनकी मां गायत्री देवी के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि ममता जितनी कड़क राजनीति में है उतना ही उनका खाना स्वादिष्ट और नरम है। वाजपेयी जी ने एक बार ममता की मां के पैर छुए और कहा, आपकी बेटी शरारती है, बहुत तंग करती है। ममता भी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करती थी। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने बंगाल के लिए बहुत काम किया। हालांकि उनके मन में गुस्सा भरा था। उन्हें लग रहा था कि बार बार बजट पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करता है। साल 1997 में तो तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान के मुंह पर शॉल का गोला बनाकर मारा था। वाजपेयी सरकार में भी वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कई बार नाराज हुए, लेकिन वाजपेयी जी का प्रेम उन्हें हमेशा वापस ले आता। विजय त्रिवेदी किताब हार नहीं मानूंगा कुछ अंश में कई किस्से हैं। जैसे वाजपेयी के पहले कार्यकाल में एक बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ममता नाराज हुई। संकट मोचक थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको मनाने के लिए भेजा गया कलकत्ता। जॉर्ज शाम से पूरी रात तक इंतजार करते रहे, लेकिन ममता ने मुलाकात नहीं की। फिर वाजपेयी खुद पहुंचे और मामला शांत हुआ। लेकिन संसद की कहानी अधूरी है अगर हम लालू यादव और ममता की उस नोकझोंक को याद ना करें। आपको याद होगा, नहीं दिया है तो नहीं दिया जाएगा पगली। हाँ जी, ममता बनर्जी आज के डिजिटल युग में सिर्फ एक कद्दावर मुख्यमंत्री नहीं है, वो इंटरनेट की मीम संस्कृति का एक बड़ा चेहरा है। उनके बोलने का खास अंदाज, उनकी टूटी फूटी हिंदी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हिंदी, अंग्रेजी वैसे ही सोशल मीडिया पर गोल्ड माइन हो गई है। खासकर वो वीडियोस जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी कहती हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाला मीम देखा होगा जो बहुत 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 वायरल होता है। ये ममता बनर्जी है। वो जब अपनी बात पर अड़ती हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव और बोलने का लहजा भी वैसे ही बदल जाता है। जैसे एक वो वीडियो आया था, हम्बा 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 रुम्बा रुम्बा ये भी बहुत वायरल हुआ। लेकिन इन सब मजाक और मीम्स के पीछे कड़वा सच ये भी है कि ममता बनर्जी ने इसी आक्रामकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। रेल मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इसी आक्रामकता को याद किया है और ये लालू प्रसाद यादव के साथ वाक्य को भी दर्शाता है जो आज मीम की दुनिया में क्लासिक कल्ट बनाता है। जब ममता रेलवे की मांगों को लेकर शोर मचा रही थी, लालू यादव ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि नहीं मांगा गया था तो नहीं दिया जाएगा पगली। लालू यादव का यह कहना सदन में ठहाकों का कारण बन गया था, लेकिन इसके पीछे भी ममता बनर्जी की उस छवि को पुख्ता किया गया जो राज्य के हक के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थी। और आज सोशल मीडिया पर ये वीडियोस कल्ट क्लासिक हैं। रेल मंत्री के तौर पर भी जिस तरह से मां माटी मानुष के नारे को रेलवे की योजना जोड़ा, उनके राजनीतिक सफर को इसने नई ऊंचाई दी। लेकिन असली खेला तब शुरू हुआ जब ममता ने बंगाल के जमीन के लिए आर पार की लड़ाई शुरू करी। और ये कहानी थी नंदीग्राम की, जहां से ममता ने वामपंथ की आंतरिक पटकथा लिखी। दरअसल दिल्ली में नाम कमाने के बाद ममता का पूरा ध्यान बंगाल की उस जमीन पर था जहां कम्युनिस्टों का राज था। साल 2006 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के लिए सिंघूर में 997 एकड़ जमीन आवंटित की तो ममता ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया। 25 सितंबर 2006 को वो सिंघूर पहुंची और किसानों के समर्थन ने मोर्चा संभाला। टाटा ने कहा कि हम मुआवजा देने को तैयार हैं किसानों को। सरकार ने टाटा की बात फैला भी दी, लेकिन वो कम था। उन्होंने कोलकाता में 26 दिनों का आमरण अनशन किया। राष्ट्रपति उस दौर में एपीजे अब्दुल कलाम के फोन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी के बाद भूख हड़ताल तोड़ी।
टाटा को अंततः गुजरात जाना पड़ा। ममता बनर्जी ने बड़ी लड़ाई को जीत लिया था और उसके बाद साल 2007 में नंदीग्राम का मुद्दा आया। बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने नंदीग्राम में 10,000 एकड़ जमीन इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को आवंटित की थी केमिकल हब बनाने के लिए। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस ने फायरिंग कर दी और इसमें 14 किसान मारे गए। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। पुलिस की वर्दी में महिलाओं के साथ बलात्कार की भी खबरें आई। तब ममता ने नारा दिया, मां, माटी और मानुष। बंगाल के लोगों ने देखा कि जो सरकार खुद को गरीबों का हमदर्द कह रही थी वही उनके खून की प्यासी हो गई। ममता ने इस गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। सिंघूर और नंदीग्राम के इन आंदोलनों ने ममता को एक ऐसी नेता बनाया जिससे अब कोई रोक नहीं सकता था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने बंगाल में 34 सालों के इतिहास को बदल दिया। वो दिन जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को बदला, मई 2011। सिंघूर और नंदीग्राम की तपिश ने पूरे बंगाल को अपनी चपेट में लिया था। साल 2009 के चुनाव में ममता ने नारा दिया था, मां, माटी, मानुष। जो पार्टी बीते लोकसभा चुनाव में बस 2 सीटें जीत पाई थी, इस बार उसके पास 19 लोकसभा सीटें आई। और 13 मई 2011 का वो दिन बंगाल के इतिहास में हमेशा के लिए याद रह गया। जब चुनाव के नतीजे आए तो हर तरफ सिर्फ एक नाम था, ममता बनर्जी का। टीएमसी को 184 सीटें मिली, गठबंधन को 227। 34 सालों से सत्ता में बैठे कम्युनिस्टों का राज एक रात में खत्म हो गया। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपनी जाधवपुर की सीट हार गए। 20 मई 2011 को ममता ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो पैदल चलकर सचिवालय यानी राइटर्स बिल्डिंग तक गई। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है पैदल चलने की। साल 1992 में ममता सचिवालय में घुसी थी, तब उन्हें पुलिस पकड़कर बाहर लाई थी। बाल पकड़कर घसीटा गया था सीढ़ियों पर। तब ममता ने कसम खाई थी कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी तब तक राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। और ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनते सबसे पहला काम किया कि सिंघूर के किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी। बंगाल की सड़कों पर उत्सव का माहौल था। लोगों को लगने लगा कि अब सच में परिवर्तन आ गया। लेकिन सत्ता मिलने के साथ ही नए राजनीतिक विरोधी और नई ताकतें ममता के सामने आने लगी। और अब ममता की लड़ाई बंगाल में लेफ्ट से नहीं थी, दिल्ली के 2 नए दिग्गजों से थी। दिग्गज जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। हालांकि ममता का रिश्ता अमित शाह और मोदी से बड़ा खट्टा मीठा है। भारतीय राजनीति अखाड़े में दिल्ली के चाणक्य और बंगाल की अग्निपुत्री का मुकाबला किसी फिल्म जैसा है जिसका क्लाइमेक्स खत्म ही नहीं होता। 2021 के विधानसभा चुनावों में जब अमित शाह ने अब की बार 200 पार की हुंकार भरी तो लगा था कि ममता किला ढह जाएगा। लेकिन दीदी ने व्हीलचेयर पर बैठकर खैला होबे के नारे से पासा पलट दिया। इस बार 2026 में भी यह जंग वैसी ही तीखी है। जहां रैलियों में बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का वार चल रहा है, पलटवार चरम पर है। लेकिन इस राजनीतिक बारूद के बीच शिष्टाचार की एक ऐसी बारीक लकीर भी है जिससे दुनिया मैंगो डिप्लोमेसी कहती है। खुद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया था कि ममता बनर्जी उन्हें हर साल हाथ से चुने हुए बंगाली कुर्ते और संदेश जैसी पारंपरिक मिठाइयां भेजती हैं। गर्मियों के मौसम में बंगाल के सबसे उम्दा मालदा, हिमसागर और लक्ष्मण भोग आमों का प्रधानमंत्री आवास पहुंचने की ऐसी रस्म है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ औपचारिकता है या उससे आगे की हकीकत। हकीकत में ममता बनर्जी का ये वो कालीघाट संस्कार है जहां विचारधारा का विरोध व्यक्तिगत संबंधों की मिठास तो कम नहीं करता। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि ये कुर्ते और आम कभी भी सीबीआई की रेड, ईडी की जांच या केंद्र या फिर राज्यों के बीच संवैधानिक युद्ध को ठंडा नहीं कर पाए। ये चलता रहा। यही खट्टा मीठा रिश्ता जो इन लोगों का है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अब राजनीतिक सबसे बड़े दुश्मन यही है, टीएमसी और बीजेपी, कम से कम पिछले 2-3 चुनाव से। एक तरफ अमित शाह बंगाल की जमीन पर बीजेपी की जड़ें गहरी करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता उन्हें बंगाल विरोधी जमींदार कहकर हमला बोल रही हैं। ये खट्टा मीठा तालमेल बंगाल की राजनीति को देश के बाकी हिस्सों से अलग और दिलचस्प कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पूरा देश जीत लिया लेकिन बंगाल अब तक नहीं जीता है। और यहीं से वो सवाल उठता है कि क्या दीदी हारेंगी? दूसरा, दीदी के बाद कौन? उनकी विरासत सुरक्षित है। एक सवाल और कि ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं की, और शादी नहीं की तो भविष्य की विरासत क्या है? देखिए, ममता बनर्जी की पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि शादी क्यों नहीं की। इसका जवाब बड़ा सरल है। ममता ने अपना पूरा जीवन बंगाल की जनता राजनीति के नाम किया। उनके लिए संघर्ष उनका परिवार रहा। कई बार ममता ने कहा कि उनके पास अपने निजी जिंदगी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। वो अक्सर कहती हैं बंगाल के करोड़ों लोग उनके भाई बहन बच्चे हैं
उनकी ये सादगी, अकेलापन उन्हें ऐसी नेता बनाता है जो केवल अपने लक्ष्य के लिए जीती है। वो आज भी कालीघाट के उसी छोटे से घर में रहती है, लेकिन जब एक बड़ा सवाल उनकी विरासत को लेकर आता है तो ये सोचना जरूरी है। 2026 के इस दौर में अभिषेक बनर्जी को पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा। ममता और अभिषेक की जोड़ी अब एक ट्विन ट्रैक कैंपेन चला रही है, जहां ममता नॉर्थ बंगाल फोकस करती है और अभिषेक साउथ बंगाल पर। अभिषेक को ममता की राजनीतिक विरासत के वारिस के तौर पर देखा जा रहा है। ममता अपनी विरासत को एक ऐसी विचारधारा के रूप में छोड़ना चाहती हैं जो जड़ों से जुड़ी रहे। उनकी सादगी के पीछे एक गहरा बौद्धिक व्यक्तित्व भी छिपा है। कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी एक सक्रिय पेंटर और संगीतकार भी हैं। साल 2026 तक उन्होंने 79 किताबें लिखी हैं और 300 से ज्यादा पेंटिंग्स 9 करोड़ से अधिक में बिकी हैं। लेकिन इस चमक दमक के बीच भ्रष्टाचार के गंभीर दाग भी हैं, जिसने ममता बनर्जी की छवि को धुंधला भी किया है। जी हां, ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को केवल उपलब्धियों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। जहां कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने गरीब तबके को राहत दी, वहीं शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी स्कैम ने उनकी सरकार की साख पर सबसे गहरा दाग लगाया। साल 2016 से 2021 के बीच में हुई 25,000 से ज्यादा नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रद्द कर दिया। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, ईडी की जांच ने बंगाल की राजनीति में भूचाल लाया। ममता ने इसे बंगाल की शिक्षा के खिलाफ साजिश बताया। यहां तक कहा कि मैं जेल जा सकती हूं लेकिन फैसला स्वीकार नहीं करूंगी। भाजपा इसे संगठित भ्रष्टाचार बताती है। 2026 में सबसे बड़ा हथियार है। ममता ने साफ सुथरे उम्मीदवारों को नौकरी का भरोसा तो दिया, लेकिन संदेश खाली जैसी घटनाओं और सिंडिकेट राज के आरोपों ने उनके मां माटी मानुष के नारे को कमजोर भी किया है। ममता बनर्जी पर आए दिन तुष्टीकरण के भी आरोप लगते हैं, जिसने बंगाल के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया। इन विवादों और उपलब्धियों का संगम ही ममता बनर्जी को ऐसी नेता बनाता है जिसे या तो आप पूरी तरह पसंद करते हैं या फिर नापसंद, लेकिन नजरअंदाज आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और यही द्वंद्व उन्हें 2026 की एक नई और सबसे कठिन परीक्षा की ओर ले जाता है, जहां साख और सत्ता दोनों दांव पर है और बंगाल की जनता की अदालत में उनका फैसला होना बाकी है। अब कहानी है 2026 के चुनाव की, क्योंकि दावा बीजेपी भी कर रही है, दावा ममता भी कर रही है। अप्रैल 2026 के चुनावी समर में ममता बनर्जी एक बार फिर उसी विद्रोही तेवर में है। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होना है और ममता बहुत आत्मविश्वास में दिख रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उनकी रणनीति ट्रिपल एम यानी महिला, ममता और मुस्लिम वोटर पर टिकी है। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बंगाल विरोधी जमींदार का नारा तेज किया है। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की जांच यानी एसआईआर को उन्होंने उत्पीड़न बताया है। जनवरी 2026 के कोलकाता पुस्तक मेले में इसी मुद्दे पर 26 नई कविताएं जारी की गई हैं। ममता ने खुद भवानीपुर सीट से नामांकन भरा है और उनके सामने शुवेंदु अधिकारी जैसी बड़ी चुनौती है। 2026 का चुनाव केवल सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा क्या ममता बनर्जी का जादू आज भी बरकरार है। भाजपा जहां भ्रष्टाचार और सिंडिकेट को मुद्दा बना रही, तो वहीं ममता अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली अस्मिता के भरोसे मैदान में डटी है। सवाल, क्या बंगाल एक बार फिर दीदी पर भरोसा करेगा या परिवर्तन की कोई नई लहर राइटर्स बिल्डिंग की सीढ़ियों तक पहुंचेगी। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता। जनता का मूड कभी भी कोई करवट ले सकता है। इसलिए ममता बनर्जी कहानी को अगर हम कंक्लूड करें और कंक्लूजन निष्कर्ष पर आए, तो ममता बनर्जी का उदय भारतीय राजनीति के एक मिसाल के तौर पर है कि कैसे एक अकेली महिला बिना किसी बड़े राजनीतिक खानदान के सत्ता के सबसे बड़े शिखर तक पहुंचती है। वामपंथ के उस राज को खत्म किया जिसे गिराना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन उनकी असली ताकत हमेशा घास की जड़ें यानी आम लोग रहे। सत्ता के 15 सालों ने उनके दामन पर कई दाग लगाए। 2026 का चुनाव उनके करियर की शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगा, जहां पर अपने ही परिवर्तन के वादों को फिर से साबित करना होगा। सवाल कि क्या एक आंदोलन से निकली मुख्यमंत्री एक अच्छी प्रशासक के तौर पर इस बार अपनी विरासत को बचा पाएगी या बंगाल एक नई क्रांति की राह देखेगा। यह सवाल आज बंगाल की हवाओं में गूंज रहा है। इसका अंतिम जवाब बंगाल की जनता ही देगी। लेकिन एक सच ये भी है कि दीदी का अध्याय खत्म नहीं हुआ है। वो एक नए मोड़ की तलाश में है, जहां उन्हें अपने ही बनाए सिस्टम में कमियों से लड़ना है। सत्ता का यह सफर सड़कों से शुरू हुआ और आज भी सड़कों पर ही अग्नि परीक्षा हो रही है। ये कहानी ममता बनर्जी की थी। ये कहानी मेरे साथ शुभांकर के साथ थी। कोई और किस्सा आपको सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जाते जाते गुजारिश हमारी आपसे, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा ताकि ऐसी और कहानियां जब हम आपके लेकर आएं तो वो कहानियां भी आप सुन सकें, व्हाट्सएप से जुड़ सके। वो कहानियां आपके व्हाट्सएप पर अपने आप पहुंच जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आपकी सहूलियत के लिए आपकी स्क्रीन पर भी लगा दिया है, जिससे मोबाइल से सिर्फ स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं।
फिलहाल ममता बनर्जी की इस कहानी के किस हिस्से को आपने सबसे ज्यादा आनंद लिया, सबसे ज्यादा आपको रोचक लगा, सबसे ज्यादा आपके लिए हैरान करने वाला था, बताइएगा। और किस और व्यक्ति की कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।